5 और देखो कितने मार्क्स में क्या उसने रिक्वायर किया हुआ है। रिक्वायरमेंट की तो पहले आई है और इसके सारे पॉइंट्स हम बुक में डिस्कस कर चुके हैं। इससे ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर ICAP की बुक में जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 100% आप कवर अप कर लेते हो, पास पेपर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एक और चीज़ आपने कंपैरिजन करनी है, ऑब्जर्व करना है। ICAP की खुद की जो रिकमेंडेड बुक है, खुद की जो बुक है, उसमें जिस पैटर्न से वो क्वेश्चन देता है उसी पैटर्न से ही वो पास पेपर में पूछता है। अदरवाइज स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि टीचर की अपनी कोई लिखी हुई बुक, हम किसी फलां कॉलेज की बुक ले लें, फलां ले लें, वहाँ क्वेश्चन आसान दिए हुए, आपने ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना। फर्स्ट अटेम्प्ट में इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई, यू वांट टू पास दिस पेपर, तो ICAP की अपनी ही जो उसकी पब्लिश बुक है, मैं ICAP की वही बुक रिकमेंड करूँगी। उसको 100% कर लो, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका पेपर पास ना हो। लेकिन उसको तरीकाकार क्या है जो मैंने समझाया कि आपने सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को याद नहीं करना, आपने इस क्वेश्चन में सीखा क्या है वो पॉइंट्स अलग अलग से लिखने शुरू कर दो। वो ही पॉइंट्स आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे तब ये कैफ 8 था, बहुत एडवांस लेवल का पेपर था, इवन देन वो सारे पॉइंट्स आपके कवर अप हो जाते। ठीक है, आंसर्स को याद नहीं करना, क्वेश्चन के आंसर में सीखा क्या नया पॉइंट, उसकी एप्लीकेशन बार बार आपको आनी चाहिए। और वो देखो मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको फौरन से याद आएगा, हाँ जी ये सब बातें तो हमने पढ़ी थी वहां पे। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं एडवाइस कीजिए GL वेदर इट विल बी बेनिफिशियल टू अडॉप्ट EOQ मॉडल और नॉट। तो वो अगर EOQ मॉडल में कॉस्ट कम हो रही हुई तो अडॉप्ट करेंगे, अगर कम नहीं हो रही हुई तो हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। Galaxy Limited is engaged in trading various consumer goods including Star One, for which demand is evenly distributed throughout the year. ये ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैन्युफैक्चरर के रॉ मटेरियल पे EOQ की एप्लीकेशन करते हैं और ट्रेडर की फिनिश्ड गुड्स पे। Present supplier of the Star One offers a bulk purchase discount of 5% on all the order of 20,000 units and above. अगर आपका लॉट साइज 20,000 यूनिट के इक्वल या उससे ज्यादा होगा तो वो आपको कितना डिस्काउंट देगा, 5%। विच GL हैज बीन अवेलिंग, और GL इस वक्त यही काम कर रहा है। इस वक्त उसका लॉट साइज कितना है, 20,000 का है और वो डिस्काउंट को अवेल कर रहा है। ड्यू टू अवेलिंग द बल्क डिस्काउंट, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3% to 4%। इन ट्रांजिट, रास्ते में जो चीजों का नुकसान हो जाता है, आप ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीदोगे, ज्यादा कैरी करने पड़ेंगी, ज्यादा चीजों का रास्ते में लॉस हो जाने का अंदेशा है। तो वो कहता है कि आप डिस्काउंट अवेल करने के लिए ज्यादा यूनिट परचेज कर रहे थे, बल्क बाइंग की वजह से आपका लॉस पहले कितना था, 4%, लेकिन अगर आप EOQ मॉडल की तरफ जाओगे तो आपका लॉस 4% से कम होके किस पे आ जाएगा, 3% पे। अब जरा मुझे याद करवाओ, मैंने लॉस को 2 क्वेश्चंस में एडजस्ट करना सिखाया कैसे। मैंने कहा जितने यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितने यूनिट खरीदने इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस एडिशनल यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोजिंग स्टॉक, एडिशनल यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी स्टॉक। ये सारे यूनिट्स ऐड कर लो और ये गुड यूनिट्स होंगे, ये वो यूनिट्स होंगे जो अदर देन लॉस होगा। अगर क्वेश्चन में लॉस 4% कह रहा है तो इन यूनिट्स की वेटेज कितनी होगी, 96%। और लॉस कैसे उसमें ऐड करना है, इन यूनिट्स को 94% से डिवाइड करो, 4% लॉस का मतलब है कि 96% है, 96% से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिकली उसमें 4% का लॉस इंक्लूड हो जाएगा। क्या हमने ऐसी प्रैक्टिस करी, ओके। और अगर लॉस आपका 3% पे आ जाता है तो वो जो गुड यूनिट्स आपने कैलकुलेट किए होंगे उनकी वेटेज कितनी होगी, 97%। उसमें 3% लॉस को ऐड करने का तरीकाकार क्या समझाया मैंने, कि भाई उन यूनिट्स को उन्हीं की वेटेज 97% से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, लॉस उसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्या लॉस के यूनिट्स को हमें परचेज करना होगा, डेफिनेटली। अब वो क्या कहता है, GL is currently evaluating to adopt the EOQ model which would reduce the transit loss to 3%। ये बात हमें पहले पैराग्राफ में समझ आ गई थी। फर्दर इंफॉर्मेशन में एवरेज एनुअल डिमांड आपको दी हुई है 1,20,000 की, और सेफ्टी स्टॉक में आपके पास 1200 यूनिट पड़े हुए हैं। ये एडिशनल सेफ्टी स्टॉक का वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब ये सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, इन यूनिट्स को मुझे मजीद परचेज करना नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे कितने यूनिट परचेज करने हैं, जितने सेल हो जाने हैं वो भी गुड यूनिट 1,20,000, इसके अलावा लॉस के यूनिट्स भी, ठीक है।
पर यूनिट परचेज कॉस्ट 250 इज व्हाट, PU। फिर उसके बाद देखो कॉस्ट पर ऑर्डर CO 50,000। एनुअल एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये एनुअल ही होनी चाहिए, वो कितनी गिवन है 100। तो भाई ये ऑप्शंस उसने देख के कहे हैं कि बताओ EOQ मॉडल की तरफ स्विच ओवर हो या ना हो। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे डिटेल इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर उससे रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई तुम्हें EOQ मॉडल की तरफ स्विच ओवर होना है या नहीं। हाँ जी बेटा जी, ये देखिए करंट पॉलिसी और EOQ मॉडल, इन दोनों में सबसे पहले तो एनुअल डिमांड चेंज होगी। क्यों एनुअल डिमांड चेंज होगी, रीजन बताओ। बिकॉज ऑफ चेंज इन ट्रांजिट लॉस, बिकॉज ऑफ चेंज इन ट्रांजिट लॉस। अब ये देखो करंट पॉलिसी में लॉस था आपका कितने परसेंट, 4%, और EOQ मॉडल में कहता है कितना हो जाएगा 3%। इसका मतलब है ये जो आपने यूनिट सेल करने 1,20,000, 4% लॉस का मतलब है ये कितने परसेंट है 96%। इसको कितने पे ले जाओ 100% पे, कितना बनता है इतना ज्यादा नहीं, 4% से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा फर्क आएगा बस, 1,25,000, ठीक है। फिर इधर आइए 3% लॉस है, तो इसका मतलब जो गुड यूनिट आपने 1,20,000 सेल करने, उनकी वेटेज कितनी हो गई, उसको 100% पे ले जाओ। 1,23,711। ओके अब देखो लॉस के कम होने की वजह से होगा क्या। जब लॉस ज्यादा था तो मैं 1,25,000 ज्यादा यूनिट परचेज करी थी, जिसमें से 5,000 यूनिट रास्ते में ही उनका लॉस हो जाता था, 1,20,000 गुड यूनिट हमें मिलते थे, हम बेचते थे। अब इन ट्रांजिट लॉस के कम होने की वजह से मैं कम यूनिट खरीदूंगी। लॉस 4% से कम होके किस पे आया है 3%, तो मेरा लॉस कम हुआ तो मैंने कम यूनिट खरीदे। मैंने कितने खरीदने, अब 1,23,711। अब इन दोनों ऑप्शंस में परचेज प्राइस पर यूनिट भी वेरी कर रही है। ऐसे ही है, जो नॉर्मल परचेज प्राइस आपको गिवन है विदाउट डिस्काउंट, वो कितनी गिवन है 250, और यहाँ कितनी हो जाएगी। आप कितना करंट पॉलिसी में आपका लॉट साइज है 20,000 यूनिट्स का, ऐसे ही है ना, ये तो हमने अभी फाइंड आउट करना है। तो कहता है अगर 20,000 का लॉट साइज है तो डिस्काउंट कितना है 5%, तो इसका मतलब है 250 का कितने परसेंट 95%, कितना बनेगा 237.5। ये बात समझ में आई। चलिए EOQ मॉडल की एप्लीकेशन करते हैं। EOQ मॉडल का फॉर्मूला बताइएगा, 2DCO/CH होल अंडर रूट। 2 एनुअल डिमांड कितनी है EOQ मॉडल में 1,23,711। CO बेटा चेक करो 50,000, एंड CH भी गिवन था पर एनम 100। तो एन आपका EOQ 1,112.5। चलें इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई हमारा लॉट साइज देख लो 20,000 से कम है। ये पहले ही मुझे रफ एस्टिमेशन थी, इसलिए मैंने इस ऑप्शन के केस में डिस्काउंट को अकाउंट फॉर नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे लॉट साइज कितना आ रहा है 1,123, ओके हो गया। बाकी CH और CO उसमें कोई चेंज उसने नहीं बताया, अदरवाइज बुक में हमने प्रैक्टिस की है कि ऑप्शन के चेंज होने से CO और CH भी चेंज हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा जिक्र नहीं किया, तो हम दोनों पॉलिसीज में उसको उतना ही कंसिडर करेंगे। अब मैंने बेसिक वर्किंग कर ली, एक और काम कर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय लॉट साइज कीजिएगा।
Six 6.25 चलें, एग्जैक्ट आंसर हमारे पास रहे, हम राउंड ऑफ नहीं करते। यहाँ कीजिए एनुअल डिमांड ओवर लॉट साइज 123,711 डिवाइडेड बाय 11,123। 11.12। चले, अब हम चलते हैं जनाब, बेसिक वर्किंग हमने कर ली, जो डिफरेंट पॉइंट्स से लिख लिए। अब हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। याद करवाओ, परचेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते थे? डिमांड भी है, पीयू भी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए और मिलियन में आंसर बता दीजिए। 29.68 मिलियन। ओके भाई, और यहाँ देखो एनुअल डिमांड और ये परचेज कॉस्ट पर यूनिट। बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करें। 309.2, इतना फर्क यहाँ 29 मिलियन, वहाँ 309 मिलियन, 30.9। चलो भाई 30.9 मिलियन। परचेज कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या फाइंड आउट किया करते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी सीखी? कॉस्ट पर ऑर्डर, जो कि हमारी इस एग्जांपल में कितनी है? 50,000। किससे मल्टीप्लाई करूं सीओ को? और नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। 312,500। ओके भाई, यहां पे भी मेरा बेटा ऐसे करो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 11.12 इंटू 50,000। जी जनाब, यहाँ आइए। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद नेक्स्ट मुझे क्या कैलकुलेट करना है? होल्डिंग कॉस्ट। कैसे आएगी? सीएच कितनी है? 100। किससे मल्टीप्लाई करना है? एवरी यूनिट। एवरी यूनिट कैसे आने हैं? लॉट साइज किधर है? ये डिवाइडेड बाय 2, 10,000 प्लस सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, एंड दैट इज 1200। 10,000 प्लस 1200, 11,200 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हुआ? 10 कुछ डिफरेंट नहीं बता रहे। कोई बात नहीं, दोबारा से चेक कीजिए। 10,000 में 1200 ऐड करो। हाँ, कुछ ऐसा आएगा। चलें भाई, यहां फाइंड आउट करिए दोबारा से। क्या करोगे? लॉट साइज 11,123 डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर आया उसमें सेफ्टी स्टॉक 1200 ऐड करो, इक्वल का साइन प्रेस करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो सीएच से। और सीएच कितनी है? 100। 670। तो अब क्या करेंगे भाई? टोटल कॉस्ट। इसको भी मिलियन में कन्वर्ट कर दूं, आपके लिए आसानी कर दूं। ये आपके पास हो जाएगा 0.3125 और ये हो जाएगा 1.12। ये भी मिलियन में कन्वर्ट हो गए। अब सिंपल ऐड कर दो, 0.556 और ये 0.676। चलो भाई, ये मैंने सब मिलियंस में कन्वर्ट कर दिए। अब टोटल कीजिए। 31.11 मिलियन, 32.13 मिलियन। EOQ मॉडल रिकमेंड करोगे? नो, बिकॉज ऑफ EOQ मॉडल हमें कॉस्ट सेविंग नहीं हो रही, बल्कि एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ी है। कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट? एक्स्ट्रा कॉस्ट पूछेगा तो क्या करना है? आपने इसको माइनस कर लो। यस यस यस, नोट कीजिए बेटे।
अच्छा बेटे, अब आप आओगे, सितंबर 21 का पेपर है आपके पास, वो जरा निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स। अब ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी और ये आपकी होम असाइनमेंट होंगे, ठीक है बेटे? आपने ये पेपर निकालना है सितंबर 21, क्वेश्चन नंबर 6। बेटे अगर आपको याद हो, हमने ना बुक में एक क्वेश्चन किया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में, 4 मुख्तलिफ तरह के उसने कंपोनेंट्स दिए हुए थे, ABCD, याद आ रहे? उसमें NRV वर्सेस हमने कॉस्ट किया था और कंपोनेंट वाइज कैटेगरी वाइज किया था। 2 में वो वेटेड एवरेज मेथड दे रहा था और 2 में उसने FIFO मेथड दिया था, और आपने हर कंपोनेंट की कॉस्ट को अलग से कैलकुलेट किया। कॉस्ट के लिए कभी FCO मेथड यूज किया, कभी FIFO, और NRV के लिए उसने मैक्सिमम क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई थी इन दैट क्वेश्चन? सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए थे। कौन से यूनिट्स के दिए हुए थे? जो यूनिट सेल हो चुके। लेकिन आपको सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर द NRV कैलकुलेशन कौन सी सेलिंग कॉस्ट चाहिए होती है? क्लोजिंग स्टॉक के वो यूनिट जब इन फ्यूचर वो सेल होंगे तो कितने में सेल होंगे, याद आ रहा है? तो फिर हमने क्या किया था, जो सेलिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन थी, यूनिट सोल्ड से डिवाइड किया था और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट की फाइंड आउट करनी थी, उनसे मल्टीप्लाई करके एक और काम किया था, वो 1.1 किया था। वो सब पॉइंट याद आ रहे हैं? ये 100% उसने सारे पॉइंट इस क्वेश्चन में कवर अप किए हैं, ठीक है? सेम उसी पैटर्न से आपने इसको सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको बाकी बातें याद आएंगी। और ये जनाब उसने 13 मार्क्स में पूछा हुआ था। कहता है ऑरेंज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स। Information related to its inventory of each product for the year ended 30th June 2021 is as follow. 4 इसमें कंपोनेंट दिए हुए। क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट है उसने सीधा सीधा आपको बता भी दिया। क्लोजिंग स्टॉक ए के क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट है भाई? 15,000। बी के क्लोजिंग स्टॉक में 25,000। वहां हमें फाइंड आउट करने पड़े थे। अब उसने कॉस्ट भी आपको खुद ही कैलकुलेट करके दे दी, रौला ही खत्म कर दिया, आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और ये बता दिया कि मैंने कौन सा मेथड यूज करते हुए कॉस्ट फाइंड आउट करी है। कौन सा मेथड उसने यूज करा है भाई? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड को यूज करते हुए कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल दे। भाई हमने क्या करना है, हमने सिर्फ NRV कैलकुलेट करके इसके साथ कंपैरिजन करना, ठीक है? और उसके लिए उसने आपको क्या दिया हुआ? रिटेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है, उसमें 10% सेल्स टैक्स ऐड है। क्या सेल्स टैक्स ऐड होना चाहिए? नहीं, क्योंकि सेल्स टैक्स रिफंडेबल होता है, एडजस्टेबल होता है। आपने क्या करना है, उसमें से सेल्स टैक्स को माइनस कर देना है। 10% ऐड होने का मतलब ये कितने परसेंट है? 110। उसको 100% पे ले आइएगा, आपका सेल्स टैक्स एक्सक्लूड हो जाएगा। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन में ये कहे कि सेल्स टैक्स इस सिचुएशन में रिफंडेबल एडजस्टेबल नहीं है, फिर आपने सेल्स टैक्स को उसी में शामिल रहने देना। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, उसमें पर यूनिट आपको फाइंड आउट करना पड़ी थी। क्यों? टोटल सेलिंग कॉस्ट गिवन थी, यूनिट सोल्ड से डिवाइड किया था। यहाँ उसने ये काम करके यूनिट सेलिंग कॉस्ट आपको खुद दे दी। किस कैलकुलेशन में यूज होएगी? NRV की कैलकुलेशन में। शाबाश। डिफेक्टिव यूनिट उस क्वेश्चन में भी गिवन था, यहाँ भी गिवन है। और डिफेक्टिव यूनिट के केस में हमने क्या किया था? रिपेयर कॉस्ट फाइंड आउट की थी और NRV की कैलकुलेशन के लिए उसे रिटेल प्राइस सेल प्राइस में से माइनस कर दिया था। अब वही रीवर्क कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट की जगह उसने नाम क्या यूज कर लिया? रीवर्क। तो रीवर्क कॉस्ट डिफेक्टिव यूनिट की हमें गिवन है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देंगे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में है क्या? ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट किसे कहते हैं? स्टॉक टेकिंग को कहते हैं, याद आ रहा है? स्टॉक टेकिंग की तो उसने कहा डिस्क्रिपेंसी है 900 की। Of 900 completed units was observed. On investigation, it was found that 5,600 units supplied to a customer were erroneously recorded as 6,500 unit. हाँ, आपने ज्यादा यूनिट माइनस कर दिए। बेचे थे आपने
5600, लेकिन गलती से कितने लिख दिए 6500, तो ये 900 यूनिट्स जो हैं आपके स्टॉक से निकल गए थे, क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ये किस प्रोडक्ट के हैं भाई, सी के, तो सी के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। Defective units can be sold in the market at 60% of the current retail price without incurring any rework and selling cost। अब ना डिफेक्टिव यूनिट के बारे में हमें यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा कि डिफेक्टिव यूनिट जिस कंडीशन में है वैसे ही बेच दिए जाएं या उनको रीवर्क करके गुड यूनिट में कन्वर्ट किया जाए। हम क्या करेंगे जिसमें हमारा ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारा किसमें ज़्यादा बेनिफिट है, ये देखो मैं आपको कैलकुलेट करवाती हूँ। बेटे ये दरवाज़ा बंद कीजिए। आते हैं बेटे, मैं ए प्रोडक्ट की बात करती हूँ, ए कंपोनेंट की। थैंक यू बेटा। ए कंपोनेंट में जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं 2400, उनकी रिपेयर कॉस्ट कितनी है 260। अगर मैं उनको रिपेयर कर लूंगी वो गुड यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यस। अगर वो गुड यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो कितने में बिकेंगे 1144, इतने में बिकेंगे ना। लेकिन उनकी एनआरवी कितनी मुझे रियलाइज होगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें से 80 को भी माइनस करना पड़ेगा। कीजिए जरा, 1144 माइनस 80 करो एन माइनस 260 करो। जितना आ रहा है वो लिखो। अगर मैं बैड यूनिट को रिपेयर करने के बाद गुड यूनिट में कन्वर्ट करके बेच दूं तो मुझे पर यूनिट इतने का बेनिफिट होगा, कितना 804। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप इन्हें गुड यूनिट में कन्वर्ट ना करो, इसी सिचुएशन में बेच दोगे तो कितने में बिकेगा 60%। किसका, करंट रिटेल प्राइस कितनी है 1144, इसका 60% लो। ये जितना आया इसको लिखो। लेकिन वो कहते हैं कि अगर इसको ऐसी बेच दोगे कोई रीवर्क कॉस्ट नहीं होगी और कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी, तो बताओ किसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट है, गुड यूनिट में कन्वर्ट कर लेने के बाद या इसी फॉर्म में इसको सेल करने दे। कन्वर्ट करने का ज्यादा अगर बेनिफिट हो रहा है तो कन्वर्ट करेंगे, और अगर कन्वर्जन का बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसे बैड सिचुएशन में सेल करेंगे तो वो हमें लॉस होगा। तो इसमें एक तो ये पॉइंट डिस्कस करना था। नेक्स्ट में क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी, बी और डी से रेलिवेंट ये पॉइंट है, offered by the competitor are availing in the market at a discount of 15% and 20% respectively of OL's current retail price, OL would have to adjust its sale price accordingly। बेटे अगर आपका कंपेटिटर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को 15% 20% कम कर देगा, हम अपने प्राइस को कुछ भी ना करें, क्या होगा, लॉस ऑफ कस्टमर। और अपना मार्केट शेयर रिटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। तो जब आपने एनआरवी कैलकुलेट करना और उसने कहा कि हम इस पॉलिसी को ऑप्ट कर रहे हैं, तो जब हम इस पॉलिसी को ऑप्ट करेंगे तो हम भी इन दोनों प्रोडक्ट के लिए प्राइसेस को माइनर सा डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन, क्लियर है? ये आपके होम असाइनमेंट का क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके डियर।